नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। एक तस्वीर जिसके बारे में कल से चर्चा हो रही है और वो ये कि 104 भारतीयों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़ कर लाया गया है और वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये मंजूर नहीं है कि इलीगल माइग्रेंट्स किसी भी देश के उनके देश में रहें और उन्होंने बेड़ी और हथकड़ी लगाकर लोगों को भेजा, एक प्लेन में ठूसने की कोशिश की और फिर उनको जो अमेरिका का मिलिट्री प्लेन था उसने उनको भारत में उतार दिया। उतारने के बाद भारत की सरकार चुप थी, कुछ उस प्रकरण पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज जब उन तस्वीरों पर पार्लियामेंट के अंदर शोर मचा और पूरे विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा खड़ा किया कि पूरा जो डिपोर्टेशन प्रोसेस है उसको क्लैरिफाई किया जाए कि किस तरीके से डिपोर्ट किया लोगों को और क्यों हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर लोगों को लाया गया। तब उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट भी ऐसा जिससे कि विपक्ष कन्विंस नहीं हुआ और मुझे लगता है कि पूरा देश भी शायद उससे कन्विंस नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि ये तो जो इमिग्रेशन और कस्टम्स डिपार्टमेंट है उसका प्रोटोकॉल है कि वो लोग रेस्ट्रेंट यूज करते हैं, यानी कि उन्होंने हथकड़ी और बेड़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने कहा कि हथकड़ी और बेड़ी बिना इस्तेमाल किए उस शब्द को उन्होंने कहा कि रेस्ट्रेंट रखना उनका प्रोटोकॉल है। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि जो भी उनकी जो दुख दर्द है, पीड़ा है, वो हम समझेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बार भी आज एस जयशंकर के स्टेटमेंट से ये नहीं लगा कि भारत कोई बहुत कड़ा स्टैंड लेगा इस मामले में। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका में शायद डोनाल्ड ट्रंप को मिलने भी वाले हैं अगले ही हफ्ते। तो ऐसे में जो मानवता का जो एक बेंचमार्क है, वहां पर आज हम कितना खरे उतरे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका के दौरे में डोनाल्ड ट्रंप से मुंह खोलकर ये बात कह पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं इस समय देश के सामने और सबको लग रहा है कि आज हमारा देश कमजोर महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। एस जयशंकर का भी जो बयान है वो लीपापोती वाला बयान है, जहां पर वो बहुत ज्यादा कुछ कन्विंसिंगली नहीं कह पा रहे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और खुद जो इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं यशोवर्धन आजाद हमारे साथ है। आजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रबल प्रताप शाही जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं और अभी कुछ ही देर में गिरीश जोशी वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर वो भी जुड़ेंगे। मैं यशोवर्धन आजाद से इस चर्चा को शुरू करती हूँ कि मिस्टर आजाद, ये जो पूरा प्रकरण है हथकड़ी और बेड़ी पहनाकर भारतीयों को लाना और वो भी एक ऐसे देश ने हमारे अपने मिलिट्री प्लेन को हमारे देश में उतारा है जिससे कि ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एलाय है हमारा। आज क्या हमारा देश कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यही चर्चा है कि हमारी सरकार बोल नहीं पाई, सख्त शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। कोलंबिया जैसा छोटा देश, अगर उसके राष्ट्रपति मना कर सकते हैं यूएस के प्लेन को लैंड करने के लिए, या फिर जब वो आते हैं वहां के लोग तो वो उनको रिसीव करने के लिए भी जाते हैं, तो आज इन छोटे देशों के कंपैरिजन में आज क्या भारत कमजोर महसूस, ऐसा नहीं लग रहा कि भारत ज्यादा कमजोर लग रहा है? जी। नीलू जी, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कर दिए हैं एक ही प्रश्न में, यानी करीब 5-6 बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले क्या उनको जो किस तरह से भेजा गया, उस पे चर्चा कर लें। देखिए, इसके बारे में तो चर्चा पहले से भारत से हो चुकी थी, अमेरिका की, और उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को बताया था कि हम जो इस तरह से रह रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस, उनको हम वापस भेजेंगे। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ये डिसीजन ले लिया था, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही कार्रवाई है। ये सही है कि एक बहुत बड़ा जत्था बाइडेन ने अक्टूबर 2024 से भेजा था, लेकिन वो एक चार्टर्ड प्लेन में आया था। दूसरी बात है, क्या मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया गया है? इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें बेड़ियां डालकर और इस तरह से डालना, मतलब ये गलत है। लेकिन एक चीज है कि अमेरिका में देखिए, जब अपराध होते हैं तो चाहे कितना से बड़ा व्यक्ति हो, उसके पीछे हाथ बांध के हथकड़ी लगा के ले जाया जाता है। तो ये वहाँ के प्रजातांत्रिक प्रणाली की एक व्यवस्था है जो हम और आप नहीं माने, लेकिन हमारे जो क्रिमिनल लॉ में है उसमें स्पेसिफिकली दिया गया है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें ही हथकड़ी लगाया जा सकता है। तो दोनों देशों में भिन्न भिन्न हैं मानक इसके जो स्थापित किए गए हैं। तीसरी बात यह है कि कोलंबिया और ब्राजील ने वापस भी कर दिया था प्लेन को,
और कहा था कि हम नहीं उनको ये करेंगे। लेकिन चूँकि भारत कोलंबिया और ब्राज़ील की तरह नहीं है, भारत एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, तो इसमें दोनों की व्यवस्था है, अगर इन्होंने इस बात को मान लिया है, तो फिर उसके आधार पे इनको ये किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि जयशंकर जी को, चौथी बात, जयशंकर जी को इस बात को तत्परता से और इस बात को बराबर उठाना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को कहना चाहिए कि इस तरह से जानवरों की तरह लाना ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और इसके लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपना स्ट्रैटेजी का लाए है। हम इस बात को मानते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं, करीब 7.25 लाख भारतीय वहाँ पे हैं और भी अनडॉक्यूमेंटेड है। लेकिन पाँचवीं बात, हमें खुद भी सोचना चाहिए कि देखिए, और जिन देश के लोग वहाँ पे हैं वो मेक्सिको के हैं, कोलंबिया के हैं, ब्राज़ील के हैं, बोगोटा ऐसे-ऐसे इक्वेडर्स वगैरह के हैं। तो एक हमारा देश जो 10 शक्तिशाली पहले देशों में आता था, वहाँ के लोग इस तरह से डोंकी रूट से क्यों जाएँ अमेरिका? 10 साल से इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो मोदी सरकार को कम से कम इस पे सोचना चाहिए कि जब आप कहते हैं यहाँ के हालात को ठीक नहीं करेंगे, यहाँ के जॉब्स को ठीक नहीं करेंगे, तब तक लोग भागते रहेंगे और इससे हमारी बेइज्जती ही होती रहेगी। जैसे कि मेरा प्रदेश बिहार है, मैं बराबर कहता हूँ कि देखिए, बिहार के लोग जो हैं वो तमिलनाडु से लेकर श्रीनगर में बेचारे काम कर रहे हैं, गरीबी की ये दशा है। और क्योंकि वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई जॉब्स की व्यवस्था नहीं है। तो हमें इस पर काफ़ी चीज़ें सोचना चाहिए। नंबर 1 ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ, और नंबर 2 कुछ अपने आप भी अंतरंग भी सोचना चाहिए कि क्यों ऐसी व्यवस्था हो रही है। ये तो आपने ठीक कहा कि क्यों इतने सारे लोग जा रहे हैं और उनको अवैध वहाँ पर रहना पड़ रहा है, वो तो एक पॉलिसी मैटर है। सरकार अपना सिस्टम नहीं ठीक कर पाई और आज लोग मजबूर हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन आज हमने आवाज़ नहीं उठाई है, क्या इसको लेकर मिस्टर आज़ाद सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? आज भी अगर आप एस जयशंकर का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने एक बार भी उस चीज़ को कंडेम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे भारतीयों को हथकड़ी क्यों पहनाई गई। ही यूज्ड द वर्ड रेस्ट्रेंट फॉर दैट। और इतना रेस्ट्रेन रिप्लाई उन्होंने क्यों दिया, इससे पूरा विपक्ष, पूरा देश आहत है एक तरीके से। तो आज क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए था? क्या आज प्रधानमंत्री ने भी अपना राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने तो एक भी जिक्र आज नहीं किया। तो आज लोग ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री चुप है, और जो एस जयशंकर ने भी जो सवाल का जवाब दिया या जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो बहुत कन्विंसिंग नहीं था। यस देखिए, मिस्टर आजाद। मेरी तो मान्यता ये है नीलू जी कि ये प्रेसिडेंशियल डिबेट पे बहस बेकार है और बजट पे भी बेकार है, क्योंकि जितने भी इस बार की जो स्पीचें आई थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, वो बहुत ही अच्छी स्पीच थी। पहली बार मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी ने मॉडर्नाइजेशन, एक फ्यूचर मैप दिया और एक ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया। लेकिन इस पे कोई भी जो रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई भी इस पे जवाब नहीं आया, बल्कि ये आया है कि आप बजट पे बात कीजिए, आप किस तरह की बात। जो आदमी एक फ्यूचर रोड मैप के बारे में बात कर रहा है, उसके लिए तो थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। और उस पे अगर, तो इसलिए मैं कहता हूं उसके तो कोई है ही नहीं। हमें तो डिबेट इस इशू पे करना चाहिए जो कि आपने कहा कि मानवीय अधिकारों का उल्लंघन क्यों किया गया, देश में पोल्यूशन के लिए क्या नेशनल इमरजेंसी स्थापित करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितने ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हमें ये बात करना चाहिए। तो मैं इस बात को अवश्य विश्वास ये आप मानता हूं। लेकिन एक बात ये भी जरूर कहूंगा कि जिस तरह से हमारे लोग जा रहे हैं, ये लोअर कैटेगरी के लोग डोंकी रूट से ही नहीं जा रहे हैं, ये मिडिल क्लास के लोग जा रहे हैं। ये जो कमाने वाले, अच्छे कमाने वाले जा रहे हैं, और जो जो सबसे धनी है वो भी जा रहे हैं सिंगापुर और वगैरह में। तो ये जो व्यवस्था, इस पे तो कम से कम हम सोचें, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन आवाज उठानी चाहिए था, और बिल्कुल सही है, मैं इसे मानता हूं। गिरीश जोशी जी भी आ चुके हैं। गिरीश जोशी जी, मैं अब आपके पास आने से पहले मैं प्रबल प्रताप जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आती हूँ कि प्रबल जी, आज पूरे विपक्ष ने इस मैटर को संसद में उठाया, और आज मुझे लगता है कि अगर विपक्ष इस चीज पर अपना विरोध नहीं जताता तो शायद जयशंकर आज अपना स्टेटमेंट भी नहीं देते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ आपको लगता है कि क्या विपक्ष की भी नहीं विफलता नजर आ रही है? शायद कुछ और होना चाहिए था। कई लोगों ने आज ये भी कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि आज विपक्ष ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, इस बात पर
कि इतना बड़ा अपमान देश का हुआ, भारत के देशवासियों का इतना बड़ा अपमान हुआ। आज प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्या विपक्ष नहीं मांग सकता था, या नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं कर सकता था? तो क्या कोई ना कोई कमी विपक्ष की तरफ से भी रही? जी। देखिए नीलू जी, जिस तरीके से 100 से ऊपर हिंदुस्तानियों को या भारतवासियों को वापस भेजा गया है, हवाई जहाज में भर कर, वहां से सैन्य हवाई जहाज जो उसका था वायुसेना का, मुझे लगता है कि उसने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। और कोलंबिया और ब्राजील के अंदर, कम से कम कोलंबिया ब्राजील से भी छोटा देश है, उसके अंदर हिम्मत है कि उसने जो है एक एक रिप्लाई किया अमेरिका को, जो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर देश है। लेकिन हमारे देश में एक विश्व गुरु हैं जो लगातार बताते हैं कि वर्ल्ड में वॉर भी रुकवा देते हैं, बहुत सारी चीजें उनको ट्रम्प भी गले लगा लेते थे, बाइडेन भी गले लगा लेते थे, ओबामा भी गले लगा लेते थे, नेतन्याहू भी गले लगा लेते हैं, पुतिन भी गले लगा लेते हैं। तो वो तो विश्व गुरु हैं, उन्होंने उनके रहते हुए ऐसा भारत के साथ हुआ, ये तो बड़ा चिंतनीय विषय है। और संसद के अंदर जिस तरह के जवाब एस जयशंकर जी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वह बहुत अप्रोप्रिएट जवाब तो नहीं लगता, वो भारत की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए। पिछली बार मुझे लगता है 1-2 दिन पहले डिबेट में हम लोग बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन पहले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैंने उस समय भी कहा था कि एक इंदिरा गांधी जी थी जो 7वें बेड़े से, अमेरिका के 7वें बेड़े से डरी नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो बांग्लादेश बन गया, एक नया देश जन्म लिया, और आज उस बांग्लादेश में फिर से पाकिस्तान की री एंट्री हो गई है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीतियों की विशेष जो उनकी जो विशेषताएं हैं वो उसमें से एक है। श्रीलंका भी भारत के खिलाफ हो गया है एक तरीके से। भूटान भी मुझे पता नहीं है कि नहीं है, वो भी चाइना के फोल्ड में चला जाएगा कुछ दिनों बाद। नेपाल लगातार आंखें दिखाता ही रहता है, चाहे पाकिस्तान से आपकी जो स्थिति है। मॉलडीव्स ने भी बीच बीच में आंखें दिखाने की कोशिश की है। तो नरेंद्र मोदी तो विदेश नीति के पैमाने पे फेल है। जहां तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए था, मेरे हिसाब से मांगना चाहिए था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं हमारे यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल फ्रंट्स के, तो हो सकता है उसमें सहमति बन जाती, तो हो सकता हो जाता, सहमति नहीं बनने के कारण हुआ होगा। लेकिन पार्टी ने तो विरोध किया, और इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियां भी, सारी पार्टियां आई थी, सारी पार्टियां आई थी और उन्होंने विरोध किया। ये अच्छा संकेत भी है। विपक्ष लगातार इकट्ठा है और संकेत दे रहा है, लेकिन इस देश की जनता को भी सोचना होगा कि 50 लाख रुपए देकर आप डंकी के माध्यम से वहां जा रहे हैं, इस कारण से कि हमारे देश में लोग विदेशों में क्यों जा रहे हैं, डंकी बनकर क्यों जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी, जॉब्स की सिक्योरिटी नहीं लग रही है, उनको फ्यूचरिस्टिक अपना अंधकारमय जिंदगी दिख रही है, इसलिए लोग डंकी जैसे, मैं देख रहा हूँ कई विजुअल्स आते हैं कि आप तो आदमी की बात कर रहे हैं, परिवार, छोटे छोटे बच्चे, मैक्सिको की वो तारबंदी से ऊपर करके, और महिलाएं और रेंगते हुए बच्चे और भाग रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो यानी वो मतलब हिंदुस्तान छोड़कर वो पैसे खर्च करके, और किस तरीके से दूरस्थ, मतलब दुर्गम रास्ता है, दुर्गम वन क्षेत्र है, वहां से शायद काफी लोग वापस भी नहीं आते, लूट लिए जाते हैं, पिट भी लिए जाते हैं, उसके बावजूद, डर के बावजूद लोग अमेरिका जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लगातार पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने वो हालात कर दिए हैं कि लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये आज की स्थिति ये है। शाही साहब, जो बात आप कह रहे हैं, आई एम श्योर अब इस पर डिबेट शुरू होगा कि ये तो अभी पहला जत्था है पैसेंजर्स का जो आया है, और इसके बाद अभी और भी कई ग्रुप्स आएंगे, और जो एक आंकड़ा आ रहा है कि 7 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं जो अवैध तरीके से वहां रह रहे थे, वो सब वापस आएंगे। सरकार इस पर क्या प्लान बनाएगी ये तो बात की बात है। लेकिन मैं अब गिरीश जी के पास आती हूँ कि गिरीश जी, ट्रंप को एक चीज और जोड़ दूं, अगर यहाँ बाद में, हाँ बाद में, आप बाद में जोड़िएगा। मैं गिरीश जी के पास आती हूँ कि गिरीश जी, ट्रंप से मिलने जा रहे हैं मोदी जी, क्या इस मैटर को मोदी जी उठा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि उनको क्या अमेरिका जाना चाहिए? इतना बड़ा अपमान सहने के बाद क्या ट्रंप से मिलने मोदी को जाना चाहिए? अगर वो जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण होंगे और बड़े डील्स की वजह से उनको शायद जाना पड़ा होगा,
अगर वो जाते हैं तो क्या इस मैटर को पुरजोर तरीके से वो उठा पाएंगे? सबसे बड़ा ये सवाल है। जी गिरीश जी। नीलू जी, पहले तो ये वहां पे बुलाए नहीं गए, ये खुद मांग के गए जा रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, आप देखिए कि उनको जो करना था, ट्रंप को खुश कैसे करना है। उन्होंने लास्ट विजिट में जब ट्रंप ने सामने से कह दिया पब्लिक फोरम पे कि भाई माय फ्रेंड इज कमिंग एंड वी विल मीट, आपने बिल्कुल टकासा उनको जवाब दे दिया कि उनके पास टाइम नहीं है। तो ये ट्रंप ने जरूर अपने मन में रखा होगा, तो उसने कोई मौका छोड़ा नहीं है आपको कमजोर दिखाने का। और आपने घुटने तो डाल दिए। वो पहले भी जब आए थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मांगा था कि भाई हार्ली डेविडसन पे आपने टैक्स कम करना है, आपने 100% रखा था। तो आपने बगैर किसी कारण के उसको सीधा 15 और 30% पे लाके छोड़ दिया, ये खुश करने के लिए। एलन मस्क की गाड़ियां, टेस्ला की गाड़ियां बिकेंगी, आपने वो भी परमिशन दे दी। तो अभी आपको लोकल इंडस्ट्री की नहीं पड़ी है। उस वक्त आप बोल रहे थे कि मैं लोकल इंडस्ट्री को बचा, तो आप थूक के तो सारा चाट लेते हैं, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उनकी इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन वहां जाके अभी भी वो रिलेशन अच्छा करने के चक्कर में, क्योंकि हमारी गोदी मीडिया अभी भी आपको रेगुलर बता रही है कि आपको पाकिस्तान से खतरा है, आपको बांग्लादेश से खतरा है, आपको चाइना से खतरा है। तो ये डीप स्टेट तो आपके मीडिया में आके बैठा हुआ है। चाइना ने आपको अभी तक कौन सा परेशान कर दिया? चाइना आपसे बिजनेस की बात कर रहा है, चाइना अफ्रीका में अपनी पकड़ बना। ये ट्रंप को समझ में आ रहा है कि डी डॉलराइजेशन का युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आप अपना स्टैंड न यूक्रेन पे क्लियर कर पाए, ना आप इस पे कर रहे हो, और आप ये देख ही नहीं रहे हो कि भाई हवा का रुख किस तरफ है। आज अगर अमेरिका के साथ कनाडा भी नहीं है, मैक्सिको भी नहीं है, कोलंबिया जैसा छोटा देश आपको बेइज्जत करके आपके प्लेन को वापस भेज देता है और कमर्शियल फ्लाइट में मंगवाता है। इन लोगों का 700 और 800 बिलियन का ट्रेड है कनाडा और मैक्सिको के साथ, फिर भी वो अपना पांव दबा के बैठे हो उसके सामने। तो आपको कौन सी मजबूरी है? चाइना के बाद अगर सबसे बड़ा कोई कंज्यूमर है तो हम लोग हैं। आपकी कंपनी अमेरिकन यहाँ दौड़ के आ रही हैं क्योंकि इतना बड़ा धंधा और कहीं पर भी नहीं है। तो आप अपना स्टैंड ऊपर रखने की बजाय ये बिल्कुल आप झुक झुक के सबको सलाम कर रहे हो, और यहाँ पे आप ईडी सीबीआई लगा के व्यापारियों को जेल में डाल के स्टेट तोड़ के अपना क्या साबित करना चाहते हो? तो न तो आप कोई कंट्री में अपना शांति करवा पाए, न वर्ल्ड में आप अपना स्टैंड क्लियर कर पा रहे हो। यूक्रेन की वॉर रुकवाने की बजाय आपने गोदी मीडिया को टेप बना के दे दी, पापा ने युद्ध रुकवा दिया। फिर अल्टीमेटली जब आपका पोल खुल जाता है तो भी आप में कोई रिपेंटेंशन नहीं होता है। आप देखिए ना, मणिपुर पे उन्होंने कभी कुछ बोला ना, इतना वो जाके स्नान कर रहे हैं, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि इतने लोग मर गए। तो ये इनकी हैबिट में, बट आई थिंक नाउ इट इज हाइट, लोगों का टॉलरेंस पावर भी खत्म हो रहा है। और कांग्रेस भी जितना भी मेहनत करेगी, जब तक नीतीश कुमार और नायडू जैसे लोग हैं यहाँ पे, तो वो उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि जब तक बिकाऊ माल बहुत हिंदुस्तान में ज्यादा है, वो आज अपना बेनिफिट देख रहे हैं। और फिर उसमें सबसे बड़ा ऊपर से आपका जो क्राउन प्रिंस बैठा हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर, वो सब मैनेज कर देता है। तो अब आपको सड़क पे आने से लड़ाई करने के बजाय आपके पास कोई इलाज नहीं है। जैसे इन लोगों ने अन्ना हजारे को मैनेज कर लिया था, ऐसे आप लोगों को ऐसे कैरेक्टर्स खड़े करके लाना पड़ेगा जो इसके सामने लड़े। पब्लिक तो समझ रही है, लेकिन बोलेगी कैसे? जो पब्लिक बोल रही है उनका तो वोटर लिस्ट में से नाम ही कट जाता है। फिर भाजपा की ऑफिस में 15,000 नाम आ जाते हैं, फिर वो वोटर एंसास हो जाते हैं और वो वोट दे देते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कभी भी इलेक्शन पूरा होने के बाद, आप पोल में भी देखिए इन्होंने जुगाड़ कर लिया है। मैं भी सोच रहा था कि मैं पोल दे दूं दिल्ली का कि भाई ये पे जो है वो 1 से 90 तक की सीट मिल सकती है, इतना मेरे पास मार्जिन है। भाजपा को 2 से 79 मिल सकती है। यही टाइम बच गया है अभी। ओके, आई इंटरेस्टिंग। थिंक बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो गया। लेकिन एक रीजन बता दूं कि जो अभी भी बचाव में पड़ा है आपका फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसको 2011 में जो एपिसोड हुआ था कि आपने गुजरात के 22 स्मगलर जो पकड़े गए थे हांगकांग से चाइना स्मगल करते हुए डायमंड, उनको छुड़वाने का एहसान, तभी मोदी जी सीएम थे, लेकिन ये 9 से 13 तक वहां पे एम्बेसडर थे। उन्होंने बड़ी मशक्कत करके उनको छुड़वाया और यहाँ पे मोदी जी की वाहवाही करवा दी, क्योंकि बाद में उनको पीएम बनना था। तो उसका जो इनको अवार्ड मिल रहा है, तो बैठे यार अभी बड़े धड़ल्ले से अपना बता रहे हैं कि नहीं वो तो 2012 से हो रहा था। अरे भाई, तुम भाजपा के फॉरेन मिनिस्टर नहीं हो, तुम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हो। यू शुड टॉक इन अ कंसोलिडेटेड मैनर। लेकिन बुरे हाल है हिंदुस्तान के, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं। जी
बिल्कुल। मैं अब सिद्धार्थ शर्मा के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आज जब एस जयशंकर ये बता रहे थे कि देखिए 2014 में इतने लोग आए, 15 में इतने लोग आए, 16 में इतने लोग आए, ईयर वाइज वो बता रहे थे कि कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं। यहाँ पर इस चीज पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। ठीक है, आपके इलीगल माइग्रेंट्स वहां हैं, आप उनको भेज दीजिए उनके देश में, उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल इस पर है कि हथकड़ी लगाकर क्यों भेजा गया, उनको हथकड़ी और बेड़ियों के साथ क्यों भेजा गया। इसको लेकर विपक्ष ने शोर मचाया, इसी चीज को लेकर सोशल मीडिया पर भी शोर मच रहा है। लेकिन इस चीज पर एस जयशंकर और मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला है। क्या इस एपिसोड के बाद आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है? ठीक है, सिस्टम नहीं है हमारे देश में, जॉब्स नहीं है, इसलिए लोग जॉब्स ढूंढ कर जा रहे हैं, लेकिन क्या ये फॉरेन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं? अभी 2 दिन पहले मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें विदेश नीति के बारे में कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को विदेश नीति समझ में नहीं आती, लेकिन इस प्रकरण के बाद क्या ये विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर है? जी सिद्धार्थ। जी, आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। होमलैंड पॉलिसी कौन सी इनकी अच्छी? अगर होमलैंड पॉलिसी अच्छी रहती तो मणिपुर 2 साल से चल रहा होता। क्या होमलैंड पॉलिसी अच्छी रहती तो 700 किसान मरे होते? क्या होमलैंड पॉलिसी ठीक रहती तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ओलंपिक जीते हुए पदक विजेताओं के साथ बदमाशी कर रहे होते? क्या इनकी कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं है? देखिए, सीधी सी बात है। सबसे पहले तो एक चीज स्पष्ट कर दूं, फॉरेन मिनिस्टर ने, जयशंकर ने ना बड़े समझदारी से उनको कहा कि वो लोग हथकड़ियों में नहीं आए थे, वो रिस्ट्रेंट्स में आए थे। इंग्लिश में उन्होंने कहा रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बेड़ियां, हथकड़ी का मतलब होता है खाली हाथ में डालते हैं, बेड़ी का मतलब होता है हाथ में भी डालते हैं, पैर में भी डालते हैं और कमर में भी डालते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर ने सच कहा। अंग्रेजी में जिसे रिस्ट्रेंट कहा जाता है वो हथकड़ी से ऊपर की चीज होती है, वो होती है बेड़ियां। तो इस तरह से क्यों हुआ? क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक 500 साल पहले बहुत अच्छा एक दोहा बना के वो चले गए थे, करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं से तस फल चाखा। आप अपने नागरिकों के साथ जैसा कीजिएगा, आपके साथ भी तो दुनिया वैसे ही करेगी। सवाल है कि कोलंबिया जैसे छोटे से देश के प्रधानमंत्री ने जब बेड़ियों में अपने नागरिक वापस लेने से इनकार कर दिया, तो मोदी सरकार ने अमेरिका सेना की जहाज में बेड़ियों में बांधकर लाए गए हिंदुओं को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्यों नहीं कोलंबिया जैसे अपने देश का हवाई जहाज वहां भेज दिया? वैसे ही भारत से रोज 26 फ्लाइट जाती है, भारत से अमेरिका के बीच में रोज 26 फ्लाइट्स उड़ती हैं, उसमें से एक एयर इंडिया 1 को भेज देते। जो भी हमारे वहां पर नागरिक है जिनको वो डिपोर्ट करना चाहते थे, उनको इज्जत से ले आते। ऐसा क्यों नहीं वो कर पाए? वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि मोदी राज में चीन लद्दाख में लाल झंडे गाड़ देता है, मालदीव भारतीय सैनिकों को घर वापसी करवा देता है और नेपाल भारत को अपने नक्शे में दिखा लेता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 10 साल में दुनिया जान गई है कि भारत का प्रधान असल में 56 इंची कागजी शेर है। कागजी शेर दिखता तो है, वो असल में होता नहीं है। दिखता जरूर है, शेर है, लेकिन वो होता नहीं है। इसीलिए सारी दुनिया के देश, चाहे वो अमेरिका जैसे बड़े देश हों या मालदीव जैसे छोटे देश हों, भारत पर मनमानी कर रहे हैं और भारत चुपचाप सह रहा है, क्योंकि कागजी शेर ना काटना तो दूर की बात है, उसको गुर्राना भी नहीं आता। अब हम लोग अगर गलतफहमी में हैं, इस देश की 1/3 जनता अगर गलतफहमी में है, क्योंकि अगर अभी हाल फिलहाल के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर, मैं बीजेपी के अलावा एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी का वोट शेयर 33% के आसपास है। मतलब भारत में हर 3 में से 2 व्यक्ति भाजपा को पसंद नहीं करता, लेकिन 1/3 पसंद करते हैं। अब 1/3 जो पसंद करते हैं वो कागजी शेर को अगर असली शेर माने हुए हैं, मैंने अपना चश्मा उतार दिया, हर चीज मुझे धुंधली दिख रही है, तो आदि शंकराचार्य ने एक सर्प रज्जू न्याय बोला था कि एक रस्सी होती है वो सांप जैसे दिखने लग जाती है। तो अब रस्सी जैसे अगर 1/3 इस देश को सांप दिख रहा है तो वो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, चाहे चीन हो, चाहे मालदीव हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अमेरिका हो, ये 4 देश 4 अलग अलग साइज के हैं। मालदीव की तुलना चीन से नहीं कर सकते और नेपाल की तुलना आप अमेरिका से नहीं कर सकते। 4 अलग अलग साइज के देश भारत के प्रधानमंत्री से एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है कि भारत के प्रधान जी को पूरी दुनिया कागजी शेर मान रही है। कागजी शेर कभी भी ना गुर्राता है ना काटता है। अब मैं लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रही हूँ, मैं मिस्टर आजाद के पास आऊंगी कि मिस्टर आजाद, इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा टेक अवे फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से क्या है
और पॉलिटिकल टेक अवे सबसे बड़ा क्या है? आपने कहा कि हमें आवाज इसको लेकर उठानी चाहिए। ये सभी लोग इस बात को कोई डिसमिस नहीं करेगा कि हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए, लेकिन आवाज उठा क्यों नहीं रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इस घटना के बाद? देखिए, 3-4 मुद्दे हैं जिसमें मोदी जी को कार्रवाई करना। नंबर 1, मैं तो देना चाहता हूँ शर्मा जी, इतना सुंदर सुझाव दिया है कि इन जो पूरे भटके भारतीयवासी, उनको प्लेन भेजकर वापस लाएं और उनको इज्जत के साथ यहाँ पे बिठाएं, ये डोंकी इस्तेमाल नहीं करें और उनको कोशिश करें जॉब्स देने की। मुख्य कारण है वो यहाँ से जाते हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल राइट्स पैनल में इस बात को रेज करना चाहिए कि ये जानवर जिनको कि पैरों में बेल्ट, दे आर नॉट क्रिमिनल। ये ठीक है, इलीगल माइग्रेट एक ट्राइब्यूनल बनता है, पहले तो उनको एक कैंप में रखा जाता है, केसेस डील किए जाते हैं, तो उसके बाद उनको भेजा जाता है। हमने यही किया, ट्राइब्यूनल एक बना। तो दूसरा, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में इसको रेज करना चाहिए। नंबर 3, जब मोदी जी आए तो उन्हें इज्जत के साथ मेरा कहना चाहिए, स्ट्रांगली कहना चाहिए कि अगर आपको भेजना है तो आप सही तरीके से भेजें, नहीं तो हम प्लेन पहुंचा देंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो सही रहे, और क्योंकि इन्होंने पहले ही मान लिया है कि जितने ऐसे भारतीय डॉक्यूमेंट को भेजा जाए और भेज लिया जाए, तो अब वही तरीका है ये कहने का। मैं भी नहीं चाहता कि हमारे अनडॉक्यूमेंटेड बाहर रहें, उनको वापस आना चाहिए, लेकिन उनको इज्जत के साथ लाएं। इसके लिए मैं शर्मा जी को बधाई देता हूँ जो उन्होंने सजेशन दिया है, और मैं से इस बात को हर प्लेटफॉर्म पर पेश करूंगा जो इन्होंने कहा। बिल्कुल, ठीक है। अब मैं गिरीश जी के पास आती हूँ कि गिरीश जी, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो मिलिट्री प्लेन था, अभी जब और भी ग्रुप्स आएंगे, जब सिटीजन्स के इंडियन नेशनल जब लौटेंगे, क्या भारत को अब ये बोलना चाहिए, मोदी जी क्या बोल पाएंगे कि भाई अब आप आएंगे तो आप अपना मिलिट्री प्लेन मत भेजिए, हम अपना सिविलियन एयरक्राफ्ट भेज देंगे, हम अपने लोगों को लेकर आएंगे। जब भारत पहले से यूक्रेन में और कितने वॉर टॉर्न एरियाज थे जहां से उन्होंने इवैक्यूएट किया इंडियंस को, तो यही चीज मोदी जी फिर से अपना सकते हैं। क्या वो ट्रम्प को ये बोल पाएंगे, देयर इज नो नीड टू सेंड योर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वी विल सेंड आवर सिविलियन एयरक्राफ्ट एंड वी विल ब्रिंग बैक आवर सिटीजंस? ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या मोदी जी इस बात पर बोल पाएंगे ट्रम्प को? जी गिरीश जी। नहीं, मोदी जी के अभी लगता है आस्तीन में सांप ही बहुत हो गए हैं। आप देखिए कितने इंसिडेंसीज हैं जहां पे राहुल गांधी जब पब्लिक मीटिंग के लिए आते थे उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते थे, उनको 1 घंटे तक चक्कर लगवाते थे। अरे कम से कम तुम C-17 को 4-5 चक्कर ही लगवा देते तो पार्लियामेंट में बोल सकते कि हमारा बड़ा निगोशिएशन हुआ, बाद में ट्रंप ने हाथ पांव जोड़े, तब जाके हमने उतरने दिया। दिस इज डिप्लोमेसी। तो ये मैं नहीं समझता हूँ इनके कोई लॉन्ग विजन है इनके पास। आज देखिए जैसे कुछ दिन से सोशल मीडिया पे चिल्लाचिल्ली हो रही है कि ये लोग यहाँ से इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। और वो राहुल गांधी जब मिले तो उसने बोला था कि 40 लाख रुपया दे के मैं अमेरिका आ सकता हूँ, लेकिन 40 लाख रुपए में इंडिया में मैं कोई धंधा नहीं कर सकता हूँ, मैं फंस जाऊंगा। तो इसी टाइम पे स्मॉल इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने एक बड़ा प्रोग्राम करके वायरल कर दिया कि भाई हमने MSMEs के लिए इतना रुपया दिया है, उनकी क्रेडिट हमने डबल कर दी है, अभी उनको इजी लोन मिलेगा, बस आप यही कर सकते हो। आपने ब्रेन वॉश ही करना है। अभी ये कहीं पर जाके मोदी जी भाषण दे देंगे, वहां अमेरिका में बोलेंगे कि हमने पूरा एक नया स्कीम लागू कर दिया है, हमने SMEs को बढ़ावा ये कर दिया है। तो आई थिंक इनका प्रोपोगंडा का जो गुब्बारा है वो भी अब फट चुका है। तो ये देखना होगा। और जैसे मैंने अगले ही बात करी थी कि ये 13 तारीख को वहां जाने के बाद ट्रंप इनको कहीं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा के इनकी पूरी इज्जत क्या ही फलूदा न करवा दे। जी अब मैं सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ कि सिद्धार्थ क्या कहेंगे अंत में, और फिर मैं शाही साहब से कमेंट लूंगी। जी बोलिए। जी हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। इस तरह की परिस्थिति, ये जो परिस्थिति है सबको पता है। एक सबसे पहली बात ये है कि आज जो भी 105 लोग वापस आए हैं
उन्होंने भारत में कोई अपराध नहीं किया है, ध्यान में रखिए, वो भारत में कोई अपराध उन्होंने नहीं किया है, वो अपराधी नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका में भी उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अगर वो अपराध किए होते तो अमेरिका का कोर्ट पकड़ के उनको जेल में डाला होता। वो सिर्फ इल्लीगल उन्होंने कुछ काम किया है, वो भी इसीलिए जब कोई अपराधी नहीं है तो उसको, हम तो कुछ साल पहले देखते थे कि अबू सलेम जैसे लोगों को जब लाया जाता था तब आप उनको हथकड़ी और बेड़ी में लाते थे। इनको तो लाना था दाऊद को, इनको तो लाना था विजय माल्या को, इनको तो लाना था नीरव मोदी को। ये सब लोग देश का पैसा और लोगों का परेशानी करके विदेश गए हुए हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान के हिंदू नागरिक, जिसने एक भी अपराध हिंदुस्तान में नहीं किया है, उसने दुनिया में भी कोई अपराध नहीं किया है, उसको आप हथकड़ी डलवा रहे हो और बेड़ी डलवा के, अपनी मातृभूमि पर बेड़ी डाल के अगर कोई पहुंच रहा है तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से जिस तरह से आजाद साहब ने कहा और जोशी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी को अलग अलग इंटरनेशनल फोरम पे इस बात को उठाना चाहिए। लेकिन आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर उठाइए, किसी दूसरे देश में वो अपने लोगों के साथ क्या करते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, वो उनका नियम होगा। हो सकता है उनके यहाँ ऐसा नियम हो कि हमारे यहाँ जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हम बेड़ी पहना देते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन आप ये तो तय कर सकते हैं कि अगर अमेरिका आज कह रहा है कि मेरे पास 18,000 आपके लोग हैं जिनको मैं वापस भेजना चाहता हूं, आप यहां से एक हवाई जहाज भेजिए, उन लोगों को एक एक करके खेप डाल के, रेफ्यूजियों को भारत लाता ही है, रेफ्यूजियों को नहीं, यहाँ तक कि यूक्रेन रशिया का वार हुआ था तो काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे उसको इवैक्यूएशन कहा जाता है। आप इवैक्यूएशन करते हैं, वैसे ही अमेरिका से इवैक्यूएशन करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन इस तरह से करने का मतलब है कि इसमें विषय केवल मोदी जी का नहीं है, विषय केवल जयशंकर जी का नहीं है। जयशंकर जी भी ठीक ठाक हैं, उनके भी बेटे अमेरिका इंग्लैंड में रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है उनके। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत का एक हिंदू जिसने भारत में कोई अपराध नहीं किया है, उसने दुनिया में भी कोई अपराध नहीं किया है, वो अपनी मातृभूमि में अगर बेड़ियों पे उतर रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ठीक है, शाही साहब अंत में क्या कहेंगे, बोलिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह वहां पर उनके शपथ ग्रहण में, ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाने के लिए अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनके चरणों में लेटा दिया, और प्रधानमंत्री खुद उसकी चरण वंदना करने, अगर मौका मिल जाए तो ट्रंप की चरण वंदना कर ले, ट्रंप को पकड़ ले कि भैया, दादा, क्या नाम है, भगवान जो भी हो, आप मुझे बुला लो। तो जब जो पता चल गया ट्रंप को कि ये तो चरणों में मेरे हैं, लेटने तैयार हैं कि मैं उनको अपने बगल में बैठा लूं, तो उसने कहा होगा कि पहले अपनी क्षमता देखो। ये औकात दिखाई है उसने नरेंद्र मोदी को, और उसके साथ भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। ये 100 लोगों को बेड़ियां नहीं लगाई हैं, 104 लोगों को बेड़ियां नहीं, भारत को बेड़ियां लगाई हैं, भारत को अपमानित किया है ट्रंप ने। और नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत हो तो एक बार अपना दौरा रद्द कर दे। और मैं अगर नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री रहता, मैं पेप्सी, कोका कोला, इन सबको बाहर फेंक देता, भी था बंद करता, कहता गेट आउट फ्रॉम माई कंट्री, तुरंत मैं बैन करता पेप्सी को, कोक को तुरंत, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, और इनको तुरंत अभी वो करता, तुरंत ब्लैकलिस्ट करता, तुरंत बाहर कर देता, औकात में आ जाते हैं ये मिस्टर ट्रंप। लेकिन नरेंद्र मोदी तो पैरों में बिछा हुआ है, एस जयशंकर तो पैरों में बिछा हुआ, उसकी औकात है, हिम्मत है। इंदिरा गांधी थी जिनके अंदर 7वां बेड़ा निक्सन ने भेजा था, तो उन्होंने डरी नहीं। ये तो रीढ़ विहीन व्यक्ति है, ये तो पैरों में बिछा हुआ व्यक्ति है। जब पैरों में बिछा व्यक्ति है तो ट्रंप हथकड़ी में क्या वो किसी भी चीज में भेज देगा? तो गनीमत एक हथकड़ी लगा के वायुयान से भेजा, और भेड़ बकरी के साथ भेज देता वो। नहीं, सवाल आज सवाल लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आज हम भारतीयों के अपमान के लिए आवाज हम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, और क्या भारत इतना कमजोर देश हो गया है कि अपने ही लोगों के का सम्मान, अपने ही लोगों की डिग्निटी के लिए आज हम खड़े नहीं हो पा रहे। हाँ, बोलिए नीलू जी, ये भारत का सम्मान ये बचाने वाला, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। आपने मांग अरे गया था गंगा में तो वहीं चिल्लू भर पानी में, वहीं पे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए था।
शाही साहब डिमांड तो करिए, आज कोई डिमांड तो नहीं आई, मैंने तो नहीं सुना आज विपक्ष को ये कहते अरे हुए मैं कि कर रहा हूं डिमांड, मैं हूं विपक्ष, अरे मैं हूं विपक्ष, चलिए मैं कर रहा हूं डिमांड, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। चलिए अरे ओके ये क्या तरीका है कि जो संसद के अंदर बैठेगा वही विपक्ष का नेता है क्या? अरे मैं भी विपक्ष का नेता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब नहीं, देखना नहीं फ्लोर मैनेजमेंट हो पाया है वो अलग विषय है। कुछ लोग अडानी से डरे हुए हैं, कुछ नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं, हम नहीं डरे हुए ना, हमारे पास दिवाला है ना, हवाला है ना, कुछ है, जेल जाने तैयार है नरेंद्र मोदी जब चाहे। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ओके चलिए, शाही साहब ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सवाल अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत हो तो मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं कि तुम अमेरिका की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो, अमेरिकन की कंपनी आउट करो तुरंत। शाही साहब यू मेड योर पॉइंट, समय कम है, मुझे प्रोग्राम को खत्म करना है। अब देखना होगा कि मोदी जी अमेरिका जाते हैं या नहीं जाते हैं, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो अमेरिका जाते हैं तो क्या इस अपमान को वो डोनाल्ड ट्रंप से रेज करेंगे, इस इशू को, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, गिरीश जी, सिद्धार्थ, प्रबल प्रताप शाही, यशोवर्धन आजाद जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।